थोड़ा मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया या नहीं किया? कर दिया है। अच्छा, कितने घंटे रोज पढ़ते हो घर जाने के बाद में? मतलब यहाँ क्लास के अलावा ना, इस वाले टाइम को उस वाले में इंक्लूडिंग नहीं करना है अपने को। उसके अलावा कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? कितने? 5-6 घंटे पढ़ लेते हो, ठीक है। अपने 3-4 हो पाता है, क्यों? फिर पूरे दिन क्या करते हो? क्लासें तो अपनी शाम को रहती है भाई, पूरे दिन अपन क्या काम करते हैं ऐसा? कुछ करते हैं? नहीं करते ना। फिर अपना काम क्या है? पढ़ना। अगर अपना काम ही पढ़ना है तो हमारे लिए बाकी सारे जो काम हैं, जितने भी वर्क्स है, वो हमारे सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रहने चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपना कौन सी चीज होनी चाहिए? ओनली स्टडी, केवल पढ़ना, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को भी ध्यान रखना है कि हम जिस इंटेंशन या जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं, वो इंटेंशन और वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उस उद्देश्य के साथ में हम क्या अपने आप के साथ में जस्टिस कर पा रहे हैं या नहीं, अपने स्वयं के साथ में जस्टिस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो उन चीज़ों को अपने को थोड़ा सा देखने का प्रयास भी करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें फिर आज का मामला। ठीक है, देखिए अंतिम क्लासेस में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो भोजन, आहार और उससे संबंधित का कुछ मामला चल रहा था। ठीक है, फिर अपन ने बात किए थे कि भोजन के जो प्रकार होते हैं उनके आधार पर भी अपन ने बात की थी। सुपोषित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषित भोजन किसे कहते हैं, मतलब जो चीज़ें अपन ने कल की क्लासेस के अंतर्गत डिस्कस की थी उनके अंतर्गत अपन बहुत सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं ना। आज जैसा कि अपन ने कल बात की थी कि अपने को किसको स्टार्ट करना है? ग्लो फूड को स्टार्ट करना है ना। तो हेडिंग डाल दो ग्लो फूड। हेडिंग क्या रहेगा? ग्लो फूड। ठीक है, अब पहला प्रश्न यही है कि ग्लो का अर्थ क्या होता है? चमकना। कहते हैं ना तेरा चेहरा तो ग्लो मार रहा है ना, तेरा चेहरा बहुत ज्यादा शाइनिंग है, ग्लोइंग कर रहा है। तो ग्लो का अर्थ ही क्या होता है? चमकना। अब हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारी स्किन कब चमकेगी? जब हमारी बॉडी में बहुत सारे जितने मिनरल्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंतर्गत होने चाहिए। अगर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंतर्गत है तो हमारा चेहरा क्या होगा? ग्लो करेगा। अब इनके लिए हमें हमें बॉडी में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो एक तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी विटामिन की। एक तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपकी बॉडी में? विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई जब तक आपकी बॉडी में विटामिन नहीं होंगे, अब विटामिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जितने भी है ना, तो जितने भी ऑल टाइप के जितने भी विटामिन है आपके, वो जब तक आपकी बॉडी में नहीं होंगे, जब तक आपकी बॉडी में ग्लोइंग चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा मिनरल्स हो सकता है। मिनरल्स का मतलब जितने भी खनिज है ना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स से भी हमारी बॉडी में क्या मिलता है? हमें ग्लोइंग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी बॉडी में क्या है? तो एक हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स तो समझते हो? नहीं? हाँ, तो घर जाने के बाद में आज सर्च करना एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में ग्लोइंग का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो एक और नाम क्या हो सकता है एंटीऑक्सीडेंट? तो ये जितने भी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, ये भी हमारे बॉडी में क्या करते हैं? ग्लोइंग का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, और इन सब का हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूशन होता है, इन सब का हमारी बॉडी में योगदान होता है। और ये सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए किसके लिए ज़रूरी है? तो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा, ये हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। तो ये सब किसके लिए ज़रूरी है? बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। तो जितने भी हमारी बॉडी में हेल्थ के संबंध में जितने भी कॉन्शियस हैं, हमारी बॉडी में हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उनके लिए कहीं ना कहीं ग्लो फूड्स का हमें बहुत ही ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? योगदान देखने को मिलेगा। अब
अगर ये ग्लो फूड्स हमारी बॉडी में होगा या इस प्रकार के ग्लो फूड्स हमारी बॉडी में आएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एक तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, और हेल्थ के साथ साथ आपकी जो स्किन है, स्किन का मतलब त्वचा, वो स्किन भी क्या होगी, अच्छी होगी। साथ में आपके जितने भी हेयर है, बाल जितने भी है, वो भी क्या होंगे, शाइनिंग करेंगे। शाइनिंग का मतलब चमकना। लेकिन जैसे ही बॉडी में आपकी ग्लो फूड्स की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में इस प्रकार के जितने भी चीजें हैं वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये ग्लो फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते भी, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं भाई, जितने भी फल है वो हो सकते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल हो सकती है, सब्जियां हो सकती है। तो सब्जियां और क्या है, आपकी बॉडी में ग्लो फूड्स का ही तो काम करती है, नहीं। इसके अलावा बहुत सारे नट्स हो सकते हैं, नट्स एंड सीड्स, जितने भी हम सूखे मेवे टाइप के फल वगैरह जो भी खाते हैं, है ना, जिसमें सीड्स का योगदान होता है। और इसके अलावा फिश वगैरह भी हो सकती है, मछली, है ना। ये सब हमारी बॉडी में किसका काम करते हैं, ग्लो फूड का काम करते हैं। तो ये सब कैसे फूड है हमारे पास में, ग्लो फूड है। और इन ग्लो फूड से होता क्या है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ये सारी चीजें होगी, यानी इससे हमारी बॉडी में हेल्थ बनी रहेगी अच्छी। हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, त्वचा जितनी भी है, अपने बॉडी की स्किन अच्छी रहेगी। हमारी बॉडी के जितने भी हेयर्स वगैरह जो होते हैं, है ना, वो हेयर्स कैसे होंगे, शाइनिंग करेंगे, चमकीले होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें किसके कारण होती है, आपके ग्लो फूड्स के कारण होती है। और इन ग्लो फूड से हमारी बॉडी में क्या मिलता है, विटामिन मिलेगा, हमें मिनरल्स मिलता है, और हमारी बॉडी में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते रहते हैं। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है, इन ग्लो फूड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक ये बॉडी में ग्लो फूड्स आपकी बॉडी में नहीं होगा, जब तक आपकी बॉडी में शाइनिंग जैसी चीज़ें आपकी देखने को नहीं मिल सकती। तो इन दोनों, मतलब इन ग्लो फूड का सबसे बड़ा योगदान ही हमारी बॉडी में इसी कारणवश है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखना चालू कीजिएगा। और इसमें लिखना, हेडिंग है ग्लो फूड्स क्या होते हैं, व्हाट इज ग्लो फूड्स, ग्लो फूड्स क्या होते हैं। और इसमें लिखना, ग्लो फूड्स, ग्लो फूड्स में, ग्लो फूड्स में मुख्य रूप से, ग्लो फूड्स में मुख्य रूप से फल, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रूट्स, फल ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रूट्स, कॉमा वेजिटेबल मतलब सब्जियां, है ना, ब्रैकेट में लिखना सब्जियां, बाहर लिखिएगा वेजिटेबल, फल सब्जियां, कॉमा नट्स एंड सीड्स। इसका हिंदी में कोई अच्छा नाम नहीं है ना, ये लिखना अपने को, नट्स एंड सीड्स तथा, तथा फिश मछली, तथा फिश मछली जैसे, मछली जैसे ग्रुप समूह, मछली जैसे ग्रुप यानी समूह ग्लो फूड्स कहलाते हैं, ग्लो फूड्स कहलाते हैं। क्लियर है। पैराग्राफ चेंज करना, इन ग्लो फूड्स के कारण, इन ग्लो फूड्स के कारण हमारे शरीर में, इन ग्लो फूड्स के कारण हमारे शरीर में, इन ग्लो फूड्स के कारण हमारे शरीर में विटामिन, विटामिन कॉमा मिनरल्स, विटामिन कॉमा मिनरल्स तथा, विटामिन कॉमा मिनरल्स तथा एंटीऑक्सीडेंट्स, तथा एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स
का विकास होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का विकास होता है, जिनका मुख्य योगदान, जिनका मुख्य योगदान हमारे शरीर को स्वस्थ और ठीक से, जिनका मुख्य योगदान हमारे शरीर को स्वस्थ और ठीक से कार्य करवाने से होता है, ठीक से कार्य करवाने से होता है, ठीक से कार्य करवाने से होता है, कार्य करवाने से होता है, पूर्ण विराम इसी में लिखिएगा। इनसे हमारे शरीर की त्वचा, ब्रैकेट में लिखना स्किन, इनसे हमारी शरीर की त्वचा, ब्रैकेट में लिखिएगा स्किन, तथा बाल, ब्रैकेट में लिखिएगा हेयर, तथा बाल, ब्रैकेट में लिखिएगा हेयर्स, चमकीले, ब्रैकेट में लिख लो शाइनिंग, चमकीले यानी कि शाइनिंग होते हैं, चमकीले या फिर शाइनिंग होते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें अपने लिए क्या कहलाती है? ग्लो फूड्स कहलाएगी। ग्लो फूड्स है क्या? तो वे सारे चीजें जो हमारी बॉडी में, उनका मुख्य योगदान क्या है? आपकी बॉडी में विटामिन के सोर्सेज की कमी को पूरा करना, आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा करना, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को डेवलप करना। इन सब से क्या होगा? आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, बॉडी ठीक से काम करना चालू करेगी। साथ ही साथ आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है और आपके जो हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं? शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकदार हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो ये है आपके किसके संदर्भ में? ग्लो फूड्स के संदर्भ में, कि ग्लो फूड्स होते क्या है, किस प्रकार के ग्लो फूड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक। अब एक नाम आता है पोषण, न्यूट्रिशन जिसे अपन कहते हैं। तो अगली हेडिंग अपने को डालनी है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब सबसे पहली चीज तो यही है कि न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है? क्या जरूरत पड़ी कि यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, ऐसे पोषक तत्व अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिना पोषक तत्वों के क्या बॉडी का काम नहीं चलेगा? क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा हमारी बॉडी पर? हाँ, वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अब ग्रोथ का मतलब किसकी ग्रोथ रुकेगी? जीवों की ग्रोथ रुकेगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो सकता है इसमें, कि अगर ये नहीं होगा तो जीवों की वृद्धि पर भी फर्क पड़ेगा। अगर ये बॉडी में होगा तो सकारात्मक परिणाम, अगर नहीं होगा तो नकारात्मक परिणाम, है ना। तो अगर है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नहीं है तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सकारात्मक और आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ में जीवों का विकास भी रुक जाएगा। भाई जीवों का विकास भी तो बाधित होगा ना, नहीं होगा। ग्रोथ भी रुक जाएगी और उसका डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, है ना। जो ग्रोथ होती है वो एक दिशा में होती है। कैसी होती है? एक दिशा में होती है। और जो विकास होता है वो बहुदिशीय होता है ना, मल्टी डायरेक्शन होता है, बहुदिशा में होगा। तो ग्रोथ कैसा होता है? सिंगल डायरेक्शंस में होती है ना। और विकास कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शंस में हो सकता है। अब विकास किन किन पक्षों में हो सकता है? तो हो सकता है कि जीवों के शारीरिक पक्षों में भी विकास हो, उनके सामाजिक पक्षों में भी विकास हो, उनके आर्थिक,
सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे जितने नाम याद आते जाए उतने सब डाल दो, है ना। तो ये सब पक्षों में क्या कहलाएगा, आपका विकास कहलाएगा। तो विकास भी क्या होगा, बाधित होगा। साथ में जीवों का जो अनुसरण करना होता है, वो अनुसरण करना भी क्या हो जाता है, इससे प्रभावित हमें देखने को मिलेगा। यानी इन तमाम चीजों के संदर्भ में हमें यह जानना आवश्यक है कि यदि आपकी बॉडी में पोषण नहीं होगा, यदि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में इन तमाम चीजों का बहुत गलत योगदान हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है? पहले ऐसे ही छापो, एक बार लिखेंगे बाद में इसको। छाप लिया? नहीं, छाप पीछे। हो गया? ठीक है, अब थोड़ा और समझना। कई बार हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से, वृद्धि और विकास में से, कौन सा तो मात्रात्मक है और कौन सा हमारे लिए गुणात्मक होता है ना। तो मात्रात्मक कौन होगा, वृद्धि या विकास? है? कौन होगा? वृद्धि होगा। और विकास गुणात्मक होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, जो वृद्धि होती है ना, ये कैसी होती है, मात्रात्मक। और जो विकास होगा, ये कैसा होता है, गुणात्मक। ठीक है। इस विकास को अगर मैं सीधे शब्दों में परिभाषित करूं तो विकास का मतलब है सब कुछ। विकास का मतलब क्या है, सब कुछ। यानी कि आपके प्रत्येक चीज में डेवलपमेंट हो रहा है ना। प्रत्येक चीज में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, आपका विकास। जैसे जैसे वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि मात्रात्मक होगी, और ये मात्रात्मक जब भी होगी तो शारीरिक पक्षों में ही होगी। वृद्धि हमेशा किस में होती है, शारीरिक पक्षों में होती है। और जो विकास होता है, वो विकास कैसा होता है, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य, धार्मिक, जितना भी हो सकता है। जितनी भी चीजें आपको याद आती जाए वो सारी चीजें यहाँ पर क्या कर लो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, गुणात्मक। मतलब शारीरिक गुणों में विकास होना, सामाजिक गुणों में विकास होना, आर्थिक गुणों में विकास होना, सांस्कृतिक गुणों में विकास होना, मनोवैज्ञानिक गुणों में विकास होना, स्वास्थ्य के गुणों में विकास होना, ये क्या कहलाएगा, आपका विकास कहलाता है। तो विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। जबकि जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसमें लिखना है पहले पोषण में, ये भी उतार लो एक बार, फिर लिख लो। अब लिखिएगा। उतार लिया?
हाँ उतारिए उतारिए। हो गया। देखिएगा, पोषण, पोषण तत्व, पोषण तत्व भोजन में, पोषण तत्व भोजन में पाए जाने वाले, पोषण तत्व भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। पोषण तत्व भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो जो जैविक गतिविधि को संचालित करते हैं। जो जैविक गतिविधि को संचालित करते हैं और मानव शरीर के लिए, जो जैविक गतिविधि को संचालित करते हैं और मानव के लिए मानव के लिए आवश्यक होते हैं, मानव के लिए आवश्यक होते हैं, कॉमा लगाना, क्योंकि इनके माध्यम से, इनके का मतलब पोषण के माध्यम से, न्यूट्रिशंस के माध्यम से, क्योंकि इनके माध्यम से, क्योंकि इनके माध्यम से जीवों की वृद्धि, क्योंकि इनके माध्यम से जीवों की वृद्धि, कौमा जीवों का विकास, क्योंकि इनके माध्यम से जीवों की वृद्धि, कौमा जीवों का विकास एवं जीवों का अनुसरण होता है, एवं जीवों का अनुसरण होता है, जीवों का अनुसरण होता है, जीवों की वृद्धि, जीवों का विकास एवं जीवों का अनुसरण होता है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना, वृद्धि, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। क्लियर है? आगे बढ़े फिर? बहुत बढ़िया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। पोषण को, पोषण को, न्यूट्रिशंस को, प्रोटीन, पोषण को प्रोटीन, कॉमा वसा, प्रोटीन कॉमा वसा, कॉमा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के ब्रैकेट में लिख लेना शर्करा। कई बार एक नाम आता है ना कि शर्करा क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। और कॉमा लगा के आहार फाइबर, शर्करा और आहार फाइबर, ये किस में है? आपके कार्बोहाइड्रेट में ही है। शर्करा और आहार फाइबर, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना, कॉमा विटामिन,
कॉमा विटामिन और खनिज लवणों के रूप में खनिज लवणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। खनिज लवणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। खनिज लवणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पोषण भोजन लेने और पोषण भोजन लेने और ऊर्जा और जीवन के लिए भोजन लेने और ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। पोषण करने की प्रक्रिया है। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, हमारी बॉडी में कुल मिलाकर के एनर्जी के सोर्सेज के रूप में हमें किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और जैव अणु प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप आगे यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह टीजीटी पीजीटी वगैरह इनमें पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पोषण 3 प्रकार का होता है ना। और पोषण के जो मुख्य प्रकार है वो 3 है, एक स्वपोषी, एक है आपके विषमपोषी, एक है मृतोपजीवी। कितने प्रकार के हैं? 3, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतोपजीवी। हमारे यहाँ पर हमें 2 ही पढ़ने होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। अब स्वपोषी का मतलब कौन सा है? तो स्वपोषी वे तमाम चीजें जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे आपकी मम्मी, नहीं घर में तो मम्मी खाना बनाती है, अच्छा पीजी वाले बनाते हैं, अपने भी पीजी वाले ही बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये मत लिखना कि पीजी वाले स्वपोषी है और हम लोग विषमपोषी है, नहीं है ना। स्वपोषी का मतलब क्या है? वे जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। और ऐसा कौन करते हैं? केवल पौधे करते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और किसकी सहायता से? सूर्य के सनलाइट के कारण जो पत्तियां होती है उसमें जो ग्रीन प्लास्टिड या हरित लवक होता है, उसी मतलब ग्रीन प्लास्टिड या हरित लवक के कारण वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जो भी हमारे पास में विषमपोषी वाले जितने भी मामले हैं, वो विषमपोषी उन स्वपोषियों पर डिपेंडेंसी रखते हैं। किस पर डिपेंडेंसी रखते हैं? स्वपोषियों पर। और जब इन विषमपोषियों की मृत्यु हो जाती है तब उन पर डिपेंडेंसी रखने वाले होते हैं मृतोपजीवी, है ना। क्या कौन से होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, जो कीट वगैरह जो भी होते हैं वो होते हैं। लेकिन हमें मुख्य तौर पर कितने ध्यान रखने होते हैं? 2 ही ध्यान रखना है यहाँ पर, स्वपोषी और विषमपोषी। लेकिन लिखेंगे अपन कितने इसमें? 3 लिखेंगे, है ना। तो हेडिंग डाल दो कि ऐसा डाल दो
पोषण के मुख्य प्रकार, ऐसे हेडिंग डाल दो आप, है ना, हेडिंग डाल दो पोषण के मुख्य प्रकार। पोषण के मुख्य प्रकार, ठीक है। और इसमें लिखना पोषण के मुख्य रूप से पोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास में स्वपोषी, ठीक है। कौन है आपके पास में? स्वपोषी है, जिसे अपन ऑटोट्रॉफिक, है ना, न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अपन एक ही लिखते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास में जिसे हम कहते हैं विषमपोषी। अब विषमपोषी का मतलब कौन सा होता है भाई? स्वपोषी का मतलब तो अपन ने किसके साथ में लिया? पेड़ पौधों के साथ में, कि जितने भी हमारे पास में पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? स्वपोषी है। और विषमपोषी किसे कहेंगे हम लोग? तो विषमपोषी हम उन्हें कहेंगे जो हमारे पास में इन स्वपोषियों पर उनकी हमें क्या देखने को मिलती है? ज्यादातर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। तो इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक के नाम से भी जान सकते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हेट्रोट्रॉपिक के नाम से भी जान पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो हेट्रोट्रॉपिक के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ हाँ, अब सही है। हाँ ठीक है, फिर हेट्रोट्रॉपिक के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक होते हैं जिसे हम कहते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? जितने भी हमारे पास में मृतोपजीवी है ना, और इनके लिए हम एक इंग्लिश में अच्छा शब्द है सेफ्रोफाइट्स करके एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, तो इनको हम सेप्रोफाइट्स कह सकते हैं। तो सेप्रोफाइट्स के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास में 3 हैं। एक जो हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक है, और तीसरा सेप्रोफाइट्स है, ठीक। अब जो स्वपोषी होते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं किसे? तो जितने भी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। पोषण या फिर अपन कह सकते हैं भोजन स्वयं बनाते, पब्लिक प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहेंगे। विषमपोषी कौन से होंगे? विषमपोषी वे तमाम है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे जो स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन से, भोजन या पोषण स्वयं को पोषित करते हैं। क्या करते हैं? और मृतोपजीवी कौन से हैं? वे हैं जो स्वपोषी और विषमपोषी के अपघटन से
स्वपोषी व विषमपोषी के अपघटन से स्वयं को पोषित करते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी होंगे कौन? तो जो भी हमारे पास में पेड़ पौधे हैं, वही वास्तविक रूप से क्या है, स्वपोषी है। बाकी जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, विषमपोषी है। तो बाकी सारे के सारे कौन? तो जीव जंतु, ठीक है, जिसमें सारे आ गए, है ना। और विषमपोषी कौन होते, सॉरी मृतोपजीवी कौन होंगे? तो जितने भी कीट, फंगस, है ना, ये सारे जितने होते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कीट फंगस। इस प्रकार के जो भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास में मुख्य रूप से पोषण के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। हमारे सिलेबस में कितने प्रकार दे रखे होते हैं, 2, स्वपोषी और विषमपोषी, है ना। हमें मृतोपजीवी के बारे में नहीं पढ़ना होता, क्योंकि हमें फूड साइंस पढ़नी है। और ना कि हमें फूड साइंस किसकी पढ़नी है, इन साइप्रोफाइट्स की हमें फूड साइंस नहीं पढ़नी है। हमें फूड साइंस केवल स्वपोषी और विषमपोषियों की पढ़नी होती है, इसलिए ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसलिए अपन जो भी किताब, अपन ने जो बुक लिखी है उसमें अपन ने कितने मेंशन किए, 2 ही मेंशन किए, कि पोषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ऐसे 3 लिखता वहां पर, तो लोगों के मन में विचार आता कि 3 तो तीसरा कहाँ से लेके आए। वो तीसरा दरअसल है कुछ भी नहीं है, ये वाला ही मामला है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप आगे टीजीटी पीजीटी वगैरह इनमें पढ़ोगे, तब आपको वहां पर ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब तक हमें कितने पढ़ने हैं, स्वपोषी और विषम पोषियों के अंतर्गत ही पढ़ना है। क्लियर है? पहले इसको एज इट इज छापना है, फिर इसके बारे में अपने को कुछ लिखना है, तो छापिएगा पहले। हाँ हाँ जी सर। जय श्री राम। मैं क्लास ले रहा था गुरु। अभी थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम लगेगी। ठीक है, तो एक काम करो ना, महिपाल जी वाली कोचिंग में आ जाओ। उतार लिया? नहीं, हाँ, उतारिए, आराम से उतारिए।
अब तो उतार ही लिया होगा, है ना? थोड़ा ही, ठीक है, फटाफट लिखो। ऐसे 2-2 4-4 मिनट खराब करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, टाइम इज मनी। नहीं, उतार लिया, ठीक है। अब लिखिएगा, यहाँ पर हम 2 ही प्रकार लिख के चलेंगे, भले ही अपन ने यहाँ पर कितने लिखे हैं, 3 लिखना अपने को, कितना है नीचे नोट में 2 ही लिखना है ना। लिखिएगा, पोषण के, पैराग्राफ में लिखना है, पोषण के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पोषण के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, जिनमें जिनमें स्वपोषी एवं विषमपोषी, जिनमें स्वपोषी एवं विषमपोषी शामिल है। जिनमें स्वपोषी एवं विषमपोषी शामिल है। स्वपोषी एवं विषमपोषी शामिल है। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखना और हेडिंग डाल दो स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, स्वपोषी पोषण, ऐसा लिखना, हेडिंग लिखना स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, स्वपोषी पोषण। और लिखना, जब कोई जीव अपना भोजन जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकता है, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकता है, तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण तथा उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। नीचे लिख लो, उदाहरण बराबर पेड़ पौधे, उदाहरण बराबर पेड़ पौधे। ठीक है, अब हेडिंग डालना, विषम पोषी पोषण जो हेट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे अगर आप नाम इसका एक और लिख सकते हो, हेट्रोट्रॉफिक भी लिख सकते हो, है ना? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हो, और वैसे हेट्रोट्रॉपिक भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स या फिर हेट्रोट्रॉपिक। और इसमें लिखिएगा, जब कोई जीव, फिर कॉमा लगाना, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है, बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है, तो यह विषम पोषण, ऐसा लिखो, तथा यह विषम पोषी पोषण, ऐसा लिख लो, विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण कहलाता है। नीचे उदाहरण लिखो, मानव, पशु इत्यादि। मनुष्य भी कैसा है? विषम पोषी, और पशु वगैरह भी, ये भी कैसे हैं? विषम पोषी, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते,
सिर्फ अपना खाना खुद कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे, जो स्वपोषी के स्तर पर होंगे, और यह स्वपोषी के स्तर पर हमेशा उत्पादक के स्तर पर होंगे। किस पर होंगे? जो हम इको एनवायरनमेंट में फूड सिस्टम पढ़ते हैं उसमें हमेशा किसके स्तर पर होते हैं? उत्पादक के स्तर पर होंगे। और विषमपोषी जो भी होंगे ये हमेशा उपभोक्ता के स्तर पर होंगे, उपभोक्ता के स्तर पर। ये किसके स्तर पर होंगे? उत्पादक के स्तर पर। और ये किसके स्तर पर होंगे? उपभोक्ता के स्तर पर। आगे चल कर आप इको एनवायरनमेंट में एक और चीज पढ़ते हो कि ये उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। क्लियर है? तो ये किसके स्तर पर होंगे? उपभोक्ताओं के। और ये किसके स्तर पर होंगे? हमेशा उत्पादक के स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि पोषण का जनक किसे कहते हैं? ठीक है ना? पोषण का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोइजर को कहते हैं। एंटोनी लेवोइजर। तो नीचे लिखना, नोट करके लिखना, एंटोनी लेवोइजर। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, 1770 से लेकर के 1794 तक इन्होंने काम किया था। 1770 से 1794। एंटोनी लेवोइजर को, एंटोनी लेवोइजर को पोषण का, एंटोनी लेवोइजर को पोषण का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवोइजर को पोषण का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवोइजर को पोषण का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हमें एक चीज और पढ़नी है, पोषण के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हो सकते हैं। बस अपने को नाम लिखना है, उससे आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल नाम तक ही काम चल जाएगा। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी, नेट, जेआरएफ वगैरह में पढ़ते हो तो इन चरणों के आगे भी आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी पड़ती है। बस यहाँ तक आपको केवल इनके नाम पता हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो लिख लो पोषण के महत्वपूर्ण चरण, हेडिंग डाल दो, पोषण के महत्वपूर्ण चरण। पोषण के महत्वपूर्ण चरण। पोषण के महत्वपूर्ण चरण। ठीक है, और नंबर पहला लिखिएगा, अंतर्ग्रहण। इस अंतर्ग्रहण के लिए इंग्लिश में आप एक शब्द यूज कर सकते हैं, इनेगेशन। अंतर्ग्रहण या इनेगेशन। नंबर दूसरा, पाचन। और पाचन के लिए जो अंग्रेजी में अच्छा शब्द हो सकता है वो है डाइजेशन। दूसरा शब्द क्या हो सकता है? डाइजेशन। नंबर तीसरा हो सकता है अवशोषण। और अवशोषण के लिए हम एब्जॉर्ब करके शब्द लिख सकते हैं, या एब्जॉर्शन भी लिख सकते हो आप, है ना, एब्जॉर्शन। ठीक है, नंबर चौथा है स्वांगीकरण।
और स्वांगीकरण के लिए असिमिलेशन लिख सकते हो। और जो नंबर 5वां है उसके लिए आप लिख सकते हो बहिष्करण। और इस बहिष्करण के लिए आप इंग्लिश में जो एक्सक्लूशन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमारे पास में क्या है, पोषण के हमें स्तर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? पोषण के हमें स्तर देखने को मिल रहे हैं। और इन 5 पोषण के स्तरों से कई बार सवाल पूछ लेता है हमें कि पोषण के मुख्य रूप से हमें कितने स्तर देखने को मिलते हैं और वे कौन कौन से स्तर है जो हमें पोषण के स्तर के रूप में देखने को मिल भी रहे। तो कितने स्तर है? ये कुल मिलाकर के 5 स्तर है जो किसके रूप में है? पोषण के। और ये इनका क्रम भी है। ठीक है, ये इनका क्या है? राइट सीक्वेंस भी है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार क्रम भी पूछ ले, है ना। तो ये क्या है? इनका सही क्रम भी है। पोषण के स्तर का सही क्रम। ठीक है, बस इस वाले चीज में आपको थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है कि मतलब है क्या क्या चीजें, किस किस तरीके की चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल भी रही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसके आगे एक पार्ट पढ़ना पड़ता है कि हमारे पास में कुछ मुख्य रूप से जैसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो पोषण है हमारे पास में, है ना। ये है पोषण के प्रकार। अब हमारे पास में पोषण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, और कौन से सुरक्षात्मक दृष्टि से खाद्य पदार्थ है और उनका स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ पर, कॉन्शियसनेस पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, हमें इन चीज़ों को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन आई थिंक कल पढ़ते हैं। उसका कारण ये है कि मुझे कहीं जाना भी है। तो आज का मामला यहीं पर क्या करते हैं, अपन समाप्त करते हैं। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है।